नाभिक के आकार का आकलन, एस्टिमेशन आप लिखिएगा, एस्टिमेशन ऑफ SIZE, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ NUCLES न्यूक्लियस, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ देखिए कैलकुलेशन नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है, एस्टिमेशन दिया है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। कौन परमाणु के अंदर जाएगा, परमाणु के अंदर जा करके नाभिक के साइज को मापना, तो इसका मतलब बहुत छोटे व्यक्ति को जाना पड़ेगा। इतना छोटा तो कोई आदमी है नहीं, कोई परमाणु के अंदर जाए नाभिक के साइज को मापे, तो नहीं जा सकता कोई। हम केवल क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। हम इसको जो है कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, एस्टिमेशन कर सकते, एक अंदाजा लगाना है। क्या करना है, एक अंदाजा लगाना है बस। एकदम एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा कैसे लगाते हैं, वैज्ञानिकों ने जो अंदाजा लगाया, देखिएगा जो अल्फा कण जाते थे ना, उसी से अंदाजा लगा है। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है, परमाणु का ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक पर कितना चार्ज होगा, नाभिक पर जो है प्लस का चार्ज होता है ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही चार्ज होगा। आप ये देखिए कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, यानी E के बराबर, उसको हम लोग E मानते हैं। उसे क्या मानते हैं, E मानते हैं। एक प्रोटॉन पर मान लेते हैं कि E के बराबर चार्ज रहता है, और कितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में, परमाणु क्रमांक के बराबर। किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो ये बताइए, अगर परमाणु क्रमांक Z होगा तो टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ZE हो जाएगा कि नहीं। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या मान लीजिए, E मान लीजिए। हालांकि वो चार्ज होता है E इलेक्ट्रॉन का, लेकिन प्रोटॉन पर भी तो इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो संख्यात्मक रूप से तो वही माना जाता है, प्रोटॉन का भी। तो संख्यात्मक रूप से आप E मान लीजिए किसका, प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, E हो गया। और जिस परमाणु का साइज आप आकलन करने जा रहे हैं, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होगा, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी उसमें, नाभिक में। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो अगर तत्व आपका उदासीन है, परमाणु आपका उदासीन है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, ठीक है ना, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, वो हम अलग से निकाल सकते हैं उसको। लेकिन आप ये समझिएगा, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या, कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक किससे दिखाते हैं, Z से। जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो सबके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 11। और एक प्रोटॉन का चार्ज यदि E है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 11E हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे यदि कोई भी परमाणु आप लिए हैं, परमाणु का परमाणु क्रमांक यदि Z है, तो बताइए उसके नाभिक में कितना चार्ज हो जाएगा, ZE। कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा। और इधर से आपने क्या भेजा हुआ है, अल्फा कण। और अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। और 2 परमाणु क्रमांक होता है, तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 होंगे। तो उस पर चार्ज कितना होगा, 2E। और इसको आप किसकी ओर भेजेंगे, नाभिक की ओर। और नाभिक की ओर भेजेंगे तो इधर से आप तो गतिज ऊर्जा देकर भेजेंगे ना, इधर से क्या देकर भेजेंगे, गतिज ऊर्जा। जब आप इधर से इसको गतिज ऊर्जा देकर भेजेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे पास जाएगा, वैसे वैसे प्रतिकर्षण का बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और यदि प्रतिकर्षण का बल बढ़ता गया, तो अंत में क्या होगा, इतना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा कि ये इसके बहुत नजदीक होकर के जाते जाते क्या होगा, रुक जाएगा। रुकने के बाद लौटेगा ना, पहले जाते जाते स्पीड कम होगी, और अंत में स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने जाएगी तो वहीं पर रुक जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, लौटने लगेगा।
तो जहां रुक जाएगा वो रुकने के समय नाभिक कुछ तो नजदीक रहा ही होगा, इसके नाभिक कुछ नजदीक रहा होगा कि नहीं। उस समय हम मान लेते हैं कि अल्फा कण यहां आके रुका। कहां आकर रुका? यहां नाभिक के एकदम पास जाके रुका है। और जिस समय ये पास जाके रुका है उस समय हम ऐसा मान लेते हैं कि माना अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी क्या है? r0 है। ये हम ऐसा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस एक अंदाजा लगा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि हमने इतनी एनर्जी दे दी है इसको, जो है जाते ले जाते समय इसको इतनी गतिज ऊर्जा दे दी है, जाते समय हम वेग तो हम ही प्रदान करेंगे, इसको इधर से अल्फा कणों की बौछार कौन करेगा? हम करेंगे। इसको यदि हम इसको जाते समय हमने गतिज ऊर्जा जो दी है, इसको इतनी गतिज ऊर्जा दे दी है कि मान लेते हैं कि एकदम नाभिक के मान के चलो बाउंड्री पर जो है टच होकर लौट जाएगा। दरअसल क्या होगा, जब ये नाभिक के बाउंड्री को पार कर जाएगा तो फिर ये लौटेगा भी नहीं, फिर सीधा कहाँ चला जाएगा? नाभिक में। ये एटम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एक अधिकतम सीमा से गतिज ऊर्जा दे दी गई और नाभिक के बाउंड्री को पार कर गया तो ये लौटेगा भी नहीं। ये घटना भी होती है और वही नाभिकीय विखंडन वगैरह जो होते हैं सब उसी से होते हैं। लेकिन एक ऐसे वह सीमा तक जहां तक ये क्या हो वहां से लौट आए, जहां से लौट आए वह अधिकतम सीमा तक जाएगा तो लगभग कहाँ रहेगा? नाभिक के बाउंड्री तक रहेगा। तो बताइए नाभिक के बाउंड्री से नाभिक के केंद्र पर क्या मान लेते हैं? जेडी। नाभिक के केंद्र पर क्या मान लेते हैं? जेडी। और नाभिक के बाउंड्री तक किसको पहुंचा दिए हैं? अल्फा। और इनके बीच की दूरी क्या मान लिए? r0। तो कुछ तो आकलन हो ही जाएगा नाभिक का। यही आकलन किसने किया? यही आकलन वैज्ञानिकों ने किया। तो ये बताइए, अंदाजा ये लगाएंगे आप, ये देखिए कि आप इधर से देकर गतिज ऊर्जा भेजे हैं। क्या देकर भेजे हैं? गतिज ऊर्जा। इधर से आप गतिज ऊर्जा देकर भेजे हैं और वहां जाते जाते रुक जाएगा। और रुकने के बाद आपको पता है इसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। इधर से जो आपने गति दिया है ना, धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगा। और जब यहाँ चार्ज यहाँ पर अल्फा कण आके रुक गया तो हमें यही काम करना है। गतिज ऊर्जा हम देंगे और वहां जाने के बाद क्या बन जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। इधर से दी हुई गतिज ऊर्जा और यहाँ पर रहने के बाद स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों क्या कर देना है? बराबर कर देना है। और जब हम बराबर कर देंगे तो हमें r0 का थोड़ा बहुत आकलन हो जाएगा। और यही आकलन क्या है? वैज्ञानिकों ने किया है आपको। तो इसमें थोड़ा सा मानना है, मान लेते हैं कि माना एक अल्फा कण और किसी जेड परमाणु क्रमांक के नाभिक की ओर आपतित है और वह नाभिक से r0 दूरी पर जाकर रुक जाता है। उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, बताइए अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग U से दिखाते हैं ना, U से। और यदि आपको पहले चैप्टर का फार्मूला याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। तो Q1 कितना है? ZE। Q2 कितना है? 2E। दूरी कितना है? R0। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा। इसके बाद ये आपका हो गया कोई भी समीकरण, इसको मान लीजिए ये दिख रहा है, देख लो एक बार थोड़ा सा, फिर से लिख दें। चलो देखो, अच्छा u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा वो मल्टीप्लाई, ये पहले लिख देते हैं ZE इंटू 2E अपान R0। ये दिख रहा है अभी। यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, आरंभिक गतिज ऊर्जा फेंकते समय, इधर से जाते समय, यदि अल्फा कण की आरंभिक गतिज ऊर्जा, बताइएगा, यदि अल्फा कण की आरंभिक गतिज ऊर्जा, यदि अल्फा कण की आरंभिक गतिज ऊर्जा के थी, क्या थी? के। गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी के थी। अल्फा कण की आरंभिक गतिज ऊर्जा के थी तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, कौन से नियम से? ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि वहां स्थितिज ऊर्जा कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है, यही गतिज का क्या है? रूप बदल गया है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से
ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप के बराबर क्या कर सकते हैं, यू। यही आपकी गतिज ऊर्जा वहां जाकर किस में बदल गई, स्थितिज में बदल गई। तो ये समीकरण में क्या रख सकते हैं आप, इसको यू की जगह क्या रख दीजिए, के। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर ई का ई स्क्वायर हो जाएगा ना, 2z ई स्क्वायर अपान आर नॉट। आपको क्या त्रिज्या का ही तो आकलन करना है नाभिक की। आर नॉट को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सब एक तरफ। क्या बन जाएगा फार्मूला, इंप्लाइज दैट, क्या सूत्र बनेगा, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर, थोड़ा सा 2 साइज मान लीजिए, अपान के। ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। अभी 2 सवाल भी इस फार्मूले पे दिए गए हैं पीछे। आर नॉट कैसे आया, कितना अच्छे से आया यार, इधर था इधर से चल करके चलते चलते इधर आ गया और के को उधर भगा दिया। करके दिखाइए आप लोग। सोने के क्या बंद किया हो, क्या चालू रहने दो, हम उसको कट कर देंगे, सब एक तरफ चलने दो, ठीक है। वो जितना ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं। स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या का आकलन लिखिए। स्वर्ण के नाभिक की त्रिज्या का आकलन, स्वर्ण के नाभिक की त्रिज्या का आकलन, फार्मूला आपका वही है, ठीक है। तो इसका देखिएगा आप लोग, हेडिंग आपने डाला होगा स्वर्ण नाभिक की, गोल्ड के नाभिक की त्रिज्या का आकलन। अब आकलन करने के लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप आर नॉट का फार्मूला देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा क्या क्या जरूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है ये, और इसके बाद यहाँ 2 का मान पता है, 2 ही होता है। अच्छा, जेड का पता होना, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक का, और परमाणु क्रमांक गोल्ड का कितना होता है, 79। तो ये आप इसको जो है अभी बाद में रखेंगे, पहले देखते हैं जेड का। तो मान लीजिए पता है, लेकिन वे आपको गतिज ऊर्जा नहीं पता है, किस गतिज ऊर्जा से अल्फा कण को भेजेंगे। इसके लिए आपको एक वेग दिया गया है और सवाल में वेग दिया है, उसको हम बताते हैं। ये क्या हो गया, आर, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, के। आप आर नॉट का आकलन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जेड और के का मान पता होना चाहिए। जेड बराबर सवाल में दिया है कितना, 79, लेकिन के नहीं दिया है। लेकिन के की जगह आप जानते हैं हाफ मास ऑफ अल्फा, कौन गया है आगे, अल्फा कण गया है, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो ये दिया गया है सवाल में। देखिए वेलोसिटी ऑफ अल्फा बताइएगा, सवाल में दिया है कितना दिया है बताओ, 1/2 इंटू मास ऑफ अल्फा कण 6.7 इंटू -27, ये मास ऑफ अल्फा दिया है, इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये देख लीजिए, आपको सवाल जब भी दिए जाएंगे, क्या स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर है ना, ठीक है, ठीक, इसका स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे 2 बन रहा है, ये बन गया, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, जब भी आपको त्रिज्या का आकलन देगा तो या तो गतिज ऊर्जा डायरेक्ट सवाल में दे देगा, और नहीं तो जो अल्फा कण फेंकेगा नाभिक की तरफ, उस अल्फा कण का क्या दे देगा, वेग दे देगा। और अल्फा कण का द्रव्यमान भी देना ही चाहिए, नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, याद कर लो, नहीं देगा तो याद कर लो इसको। तो ठीक है, इसको हल करिए। पहले के का मान निकालते हैं, फिर यहाँ मान रखना है इस सवाल में। के की वैल्यू कितना आएगी, के इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ लिखा है, इंटू 6.7, इसको रहने दीजिए अभी, 10 की पावर -27, ये क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 7 का हो जाएगा 10 की पावर 14, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। आप ये देखिए के इज इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बताइए, 10 की पावर पहले लिख देते हैं,
6.7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 अपान 2 इंटू 10 की पावर लिखे कितना आएगा? 14 है और ये कितना है 27, तो -13 बचेगा। 10 की पावर -13। अब मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी के का? 1 -12 आएगा। एग्जैक्ट निकाला है आपने? हाँ, तो इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? R0 में, और यहाँ के का वैल्यू रख देंगे, और गोल्ड के लिए जेड का मान कितना है 79, तो आपको R0 का जो है एस्टिमेशन हो जाएगा, एस्टिमेशन आप R0 हो जाएगा। लिखेगा R0 इक्वल टू क्या वैल्यू इतना ही आ रहा है ना? ठीक है, चलिए R0 इक्वल टू 1/4π0 का मान कितना रखेंगे? 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 रखिए, जेड का मान क्या रखेंगे 79 इंटू ई का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का वहाँ स्क्वायर लगा है, अपान के की वैल्यू कितना आ गई है नीचे 1.477 इंटू 10 की पावर -12। तो R0 इक्वल टू, अब ये सबसे आसान काम तब होता है जब हम लोग क्या छोटा कर देते हैं 10 की पावर, उसको पहले इकट्ठा कर लो सबको। पहले इसको देखिएगा, इसको गुणा कर दे क्या 9 दूना 18, या 2 से इसमें गुणा करो, तीनों गुणा करके बताओ कितना आएगा ये? 9 से 2 में और फिर 79 में 1422 सही कियो। 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 से 14 1 15, 158 हो गया। फिर 9 से करना है, 9 72 की 2 हासिल आए 7, 9 से 45 7, 52 की 2 हासिल आए 5, 9 कम 9 5, ठीक किए हो यार, ये हो गया। अब इंटू 10 की पावर, अच्छा वो अंदर भी था 2, ये इस वाले को देखे ही नहीं, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9, इसको लिख दीजिए, और ये 10 की पावर -38, ये हो जाएगा ना डबल। इसके बाद नीचे 1.477 10 की पावर -12। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, सब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो R0 इक्वल टू 1422 2.56, यही आता है ना 16, ये हो जाएगा। इसके बाद अब 10 की पावर बताइए, देखिए 12 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 12 प्लस में रहेगा, 9 प्लस में है, तो 12 और 9 21 प्लस में होगा, और -38 माइनस में है, तो -38 और 21 और माइनस में आएगा 10 की पावर -17, और नीचे जो आपका ये बचा हुआ है 1.477। कुछ ये नज़दीक हम पहुंच गए, देखिएगा वैल्यू के, ये इसको मल्टीप्लाई करके बताओ 3640.32 ये आ गया, अपान 1.477 10 की पावर -17। ये तो भाग चला जाएगा ऊपर, एक जीरो ऊपर बढ़ा दें तो दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा R0 इक्वल टू 36, देखिएगा 3640,320 अपान 1477 10 की पावर -17। आप इसको भाग दीजिए, और भाग देने के बाद जो आता है उसको बताइए। पहले तो 2 बार लगता है जाए क्या? 2 बार जाएगा, क्योंकि ये 3640 लिखा है, पहले 2 बार जाएगा। 2 के बाद आप इसको डिवाइड करके बताइए। दो 3 अंक तो ले ही जाओ 2 बार कम से कम। चलिए आप कह रहे हैं तो हम भी इधर डिवाइड करते हैं थोड़ा सा। 1477 इससे आप डिवाइड करेंगे इसमें, और 320 पहले तो 2 बार ले जाएं आप, ये सही है मेरा मल्टीप्लाई, देखो ठीक है।
अब इसको जो है आप घटाइए, 6 आएगा, 14 सॉरी 3 हुआ, 13 13 5 5। इसके बाद 4 बार जाएगा। अच्छा ले जाओ, आप 4 बार ले गए हैं, इसके बाद 4 के बाद फिर एक बार आप ले गए होंगे, आगे बताओ। एक बार और 4 के बाद एक बार और ले जाना, बस 6 बार जाएगा। चलिए ठीक है, करें 5 बार जाएगा। 6 बार गए। थोड़ा सही से देख लीजिए आप लोग, इतने ज़्यादा मत हैं आपके कि सब मत नहीं मिल रहा है। चलिए, तो 2 4 6 आ रहा है ना, तो R नॉट इज इक्वल टू 2 4 6, बस इतने ही अंक ले जाते हैं। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि और ज़्यादा अंक जाएंगे ना तो अभी हमको ये माइनस करने पर ये पावर इधर उधर करना पड़ेगा ना। 1 बार और जा रहा है, 64 जा रहा है। तुम्हारी बात सही नहीं मानी जा रही है। यहाँ सबका जो है 24 64 जा रहा है, तुम्हारा 24 59 जा रहा है यार। और लास्ट में भी 6 7 आ रहा है। बहुमत वाले हाथ उठाओ, 24 64 वाले और 24 59 वाले। थोड़ा फिर से कैलकुलेट कर लो। तो इंटू 10 की पावर -17 ले लेते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है वो कहती है भैया दशमलव के पहले 1 अंक छोड़ना, और ये पेपर में भी करके आना, वैल्यू वहाँ नहीं गलत कर दीजिएगा, उसके पहले 1 अंक छोड़ना है। तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा 3 अंक ले आना है और 1000 से भाग, और जब भाग देंगे ये वाला 3 0 तो यूज हो गया भाग देने में, ये तो भाग देने में चला जाएगा। ये वाला किस में जाएगा, ये इसके पावर के साथ, तो हो जाएगा R नॉट इज इक्वल टू 2.464 इंटू 10 की पावर -14। और आप चाहें तो इसको और आगे लिख सकते हैं। ये देखिए 5 से ज़्यादा है ना, तो 1 जुड़ जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर, देखिए क्या लगभग में यही वैल्यू आ रहा है। ये इतनी सी बात रही। तो क्या बोहर का परमाणु मॉडल